लिमिटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट और उससे होने वाले कार्बन एमिशन के कारण से और उससे होने वाले क्लाइमेट चेंज का एक अल्टीमेट सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, वो है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी से हमें न सिर्फ एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मिलती है, बल्कि एक क्लीन इन्वायरमेंट और एक पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर भी मिलता है, जिसके कारण से क्लाइमेट चेंज और उससे होने वाले तमाम तरीके की प्रॉब्लम से न सिर्फ निपटा जा सकता है, बल्कि एक हेल्दी लाइफ भी जिया जा सकता है। इस सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं, ग्रीन एनर्जी क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और तमाम तरीके के क्या सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने इस पर क्या काम किया है। ग्रीन एनर्जी के बारे में अगर देखें तो ग्रीन एनर्जी या ग्रीन पावर एक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से जनरेट की जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, जियोथर्मल एंड बायोमास, ये रिन्यूएबल होती है क्योंकि इन्हें हम बार बार जनरेट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, और इसी कारण से एक सस्टेनेबल भी होती हैं। इससे किसी तरीके की ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं होता या किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं क्रिएट होता है, और इस कारण से ये क्लीन एनर्जी भी कही जाती हैं। ग्रीन पावर कई सारे कारणों के कारण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ कि हमारी जो फॉसिल फ्यूल पर एक रिलायंस है, डिपेंडेंसी है, उसको ये ख़त्म करती है। साथ ही साथ में जितने तरीके का एयर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूटेंट एरोसॉल के फॉर्मेट में निकल करके आ रहा है, उससे भी हमें एक बचाव प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो एक क्लाइमेट चेंज की एक ग्लोबल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उससे भी हमें ये एक निजात देती है। ग्रीन पावर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी देती है, जिससे कि नए तरीके के एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, इसके अलावा इनोवेशन में नए नए तरीके के सॉल्यूशंस लेकर के आना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी के द्वारा की जाती हैं। अब ग्रीन एनर्जी में कई सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे बायोमास, सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ बेस्ड एनर्जी सोर्सेज हैं। इन सभी को हम अलग अलग तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और रीजनरेट कर सकते हैं, या तो ये थर्मल या बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू, या फिर बायोकैर, हाइड्रोकैर के थ्रू, या फिर बायो ऑयल या फिर बायोफ्यूल्स के थ्रू। इसे हम अलग अलग तरीके से हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, व्हीकुलर मूवमेंट में, या फिर ट्रांसपोर्ट के अदर मोड्स में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और फाइनली एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मेट में ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज किया जा सकता है। डेवलपमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो ग्रीन एनर्जी का डेवलपमेंट ऐसे नहीं शुरू हुआ था। एनर्जी के सोर्स को लेकर के शुरुआत में कुछ 1970 से 1990 के बीच बीच में अगर बात किया जाए, इस समय तक सेंट्रल पीएसयूज थी जो कि पावर सप्लाई की जा रही थी। इनका मेन काम था पावर जनरेशन, जो कि थर्मल बेस्ड था। बेसिकली कोयलों को जला करके ही ये थर्मल बेस्ड पावर प्लांट बनाते थे और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। इस समय लाइसेंस राज था, इसलिए सेंट्रल पीएसयूज ही जो थी वही इस जनरेशन का काम करती थी और फिर अल्टीमेटली इधर उधर स्टेट्स में पावर सप्लाई कर दी जाती थी। 2000 से 2015 के बीच में हमें थ्रस्ट मिलता है और इस समय जो प्राइवेट प्लेयर्स थे वो भी अब एनर्जी जनरेशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 भी पास किया गया था। शुरुआत में हालांकि पावर ग्रिड के फॉर्मेट में जो सेंट्रल पीएसयूज थी वही केवल और केवल पावरफुल थी, लेकिन धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है कि और भी तमाम लोग अब सामने देखने को हमें मिल जाते हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा हमें नया वेव एक देखने को मिला था रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, जो अभी कुछ 10 साल पहले पुराना देखने को मिला है, जो कि कहीं ना कहीं हमारा एक जो एनर्जी को लेकर के और जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के अभी बीच में जो हमारे निगोसिएशंस हुए हैं उनको लेकर के हमें यहां पर देखने को मिला हुआ है। आगे अगर देखा जाए तो हमारे पास में एक रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक सोलर और विंड को लगभग 51% ऑफ टोटल एनर्जी जनरेशन के हिसाब से बना देना है। सोलर और विंड में काफी तेजी से प्रोग्रेस किया जा रहा है। हालांकि 2019 में अगर बात करते हैं तो ये केवल और केवल 20% था, इनफैक्ट 20% से कम था। इसे हम लोग बढ़ा करके 51% करने की बात कर रहे हैं, और जितना भी पावर जनरेट हो रहा है उसका 31% हम लोग विंड से करेंगे, जो कि पहले 8.3% से भी कम हुआ करता था या लगभग उसी के बराबर था। तो कहीं ना कहीं हम लोग ग्रीन एनर्जी को लेकर के काफी ज्यादा फोकस्ड हैं, काफी ज्यादा कंसर्न्ड है और चीजों को आगे बढ़ाने के लिए काफी तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। नए इनोवेशंस किए जा रहे हैं, नए नए टेक्निक्स को लेकर के आया जा रहा है। इसके अलावा जो भी कंपनीज हैं उनको भी हम लोग फोर्स भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में नए नए ऑप्शंस भी दे रहे हैं, जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली वी कैन क्रिएट न्यू एनर्जी सोर्सेज, नए एनर्जी के सोर्सेज लेकर के आ रहे हैं। इसके लिए सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना, रूफटॉप बनाना और साथ ही साथ में एनर्जी पावर को लेकर के नए कंपनीज को लेकर के आना, ये सभी काम किया जा रहा है। ग्रीन पावर के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे पॉल्यूशन काफी कम किया जाता है,
एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी बनी रहती है, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ में इससे हम लोग काफ़ी अच्छा एक योगदान दे सकते हैं। फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी है उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। नए एनर्जी के मतलब नए जॉब्स यहाँ क्रिएट किए जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के नए सोर्स ले आए जा सकते हैं। साथ ही साथ में इनोवेशन को भी स्टिमुलेट किया जा सकता है और नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए डायमेंशन हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एनर्जी को हम लोग आगे एक इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक एनर्जी एक डिपेंडेंसी थी ऑन द फॉसिल फ्यूल बेस्ड। कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर ही हम चीज़ों को लेकर के आते थे या फिर इंपोर्ट बेस्ड थे, तो ये डिपेंडेंसी हम लोग खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसको लेकर के काफ़ी की चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं होगा करना। क्या क्या की चैलेंजेस हैं? सबसे पहला की चैलेंज है इंटरमिटेंसी। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो हमें हमेशा अवेलेबल नहीं हो पाती है, प्लस साथ में जो हमारी इंटेंसिटी होनी चाहिए वो हर समय बराबर नहीं रहती है। सोलर मान लेते हैं तो कभी मान लेते हैं कि अच्छी धूप है, लेकिन कभी कभी छांव भी हो जाती है, कभी बादल घेर लेते हैं, तो इस कारण से कहीं ना कहीं जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हर समय वो नहीं मिल पाती है। एक प्रॉब्लम बीच में देखने को मिल जाती है और इसी को बोलते हैं इंटरमिटेंसी। ये केवल और केवल सोलर में नहीं बल्कि विंड में भी होता है। विंड की एनर्जी होती है हर समय एक जैसी नहीं निकल करके आती है, तो कहीं ना कहीं एक इंटरमिटेंसी का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी कॉस्ट है वो है, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो है कॉस्ट। कहीं ना कहीं जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको चलाना तो आसान है, लेकिन उसको स्थापित करना, एस्टैब्लिशमेंट करना, उसको एक जगह पर पहले लेकर के आना, ये अपने आप में काफ़ी टफ है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। और यही कारण है कि गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी दे रही है। लैंड यूज़ को लेकर के, चूंकि हमारे पास लैंड बहुत ही लिमिटेड है और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनके लिए एक अच्छे खासे लैंड की ज़रूरत होती है। सोलर मान लेते हैं पावर प्लांट लगाने या फिर विंड फार्म्स लगाने, तो उसके लिए भी अच्छी खासी जगह की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, या तो वो अंडर द सेटलमेंट है या फिर वो अंडर द एग्रीकल्चर है, तो ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन की भी अपनी एक अपने आप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम हमें वाइल्ड लाइफ के तौर पर भी देखने को मिल जाती है। जितने भी हमारे विंड टर्बाइंस हैं या हाइड्रो पावर डैम्स हैं, कहीं ना कहीं वो वाइल्ड लाइफ पर एक निगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं हम लोग चाहे वो लैंड के अवेलेबिलिटी ना हो पाने के कारण से या वाइल्ड लाइफ के साथ में एक जो कोलिजन हो सकता है या फिर इन दोनों के बीच में जो एक निगेटिव कोरिलेशन हो सकता है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ग्रिड की इंटरकनेक्शन भी अभी उतनी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की जरूरत है और साथ ही साथ में ग्रिड पे होने वाले जो लॉसेस है, जिसको AT&C लॉस बोला जाता है, उस लॉस को भी हमें कम करने की जरूरत है। लेकिन इन सब के अलावा हमारे पास सॉल्यूशंस भी हैं। सॉल्यूशन के तौर पर जैसे एनर्जी को स्टोर करना। अब इस एनर्जी को हम लोग बैटरी के फॉर्मेट में या फिर स्टोरेज डिवाइसेस बना करके वहां पर स्टोर कर सकते हैं और फिर अल्टीमेटली उसे जरूरत पड़ने पर उसे रिलीज किया जा सकता है। इंटरमिटेंसी की जैसे एक प्रॉब्लम है, तो इंटरमिटेंसी को हम लोग पहले स्टोर करेंगे, इकट्ठा करेंगे और फिर अल्टीमेटली उसे एक बराबर सप्लाई में बैटरी और इन्वर्टर के फॉर्मेट में फिर अल्टीमेटली उसे ट्रांसमिट किया जा सकता है। सिमिलरली इसी तरीके से डिमांड की जो रिस्पॉन्स है, डिमांड को क्रिएट करके अल्टीमेटली उसे हम जनरेट कर सकते हैं। अब यहां पर पूरी तरीके से रिन्यूएबल नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके इसे फेज वाइज फॉर्मेट में हम लोग कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर ले आ सकते हैं। हालांकि मिक्स फॉर्मेट में होगी, जैसे सोलर प्लस विंड ये मिक्स कर सकते हैं, सोलर प्लस हाइड्रो पावर इसे हम लोग मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं 2 और मोर देन 2 एनर्जी सोर्सेज को लेकर के मिक्स करके फिर हम लोग ट्रांसफर या फिर कह सकते हैं कि इसको हम लोग आगे की ओर में बढ़ा सकते हैं। ग्रिड की इंटरकनेक्टेडनेस करने की जरूरत है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके फिर फाइनली उसे एक सिंगल फॉर्मेट में हम लोग जनरेट कर सकते हैं। जैसे इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले एक आइडिया आया था कि 1 नेशन 1 ग्रिड या फिर जैसे वर्ल्ड 1 ग्लोबल 1 ग्रिड करके कि पूरे विश्व को एक सोलर पावर प्लांट के थ्रू जोड़ दिया जाए, जहां पर जिस समय जैसी सनलाइट की एनर्जी होगी वैसा वहां पर एनर्जी को स्टोर करके फिर फाइनली ट्रांसमिशन किया जा सकता है। कॉस्ट के भी कई सारे सॉल्यूशंस यहां पर निकाले गए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सब्सिडीज दे देती है, इंसेंटिव्स दे देती है, क्योंकि शुरुआत में ही प्रॉब्लम है, एस्टैब्लिशमेंट में ही प्रॉब्लम है, बाद में सारी चीजें सही हो जाएंगी। दूसरी टेक्नोलॉजी इनोवेशन, कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में अच्छा खासा पैसा लग जाता है और उस पैसे को फिर फाइनली हमें एक जो कंज्यूमर है उस पर बियर करना पड़ जाता है, तो इसको भी फंडिंग दे करके और नए नए जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे फंडिंग लेकर के फिर इस पर सॉल्यूशन के तौर पर दिया जा सकता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, एज द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट ग्रोस, धीरे धीरे फिर स्केल भी बढ़ेगी और स्केल बढ़ने के कारण से फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज मतलब कॉस्ट है वो भी डिक्लाइन की जा सकती है। लैंड को लेकर के जो प्रॉब्लम है वो कई तरीके से सॉल्व की गई है। जैसे एक तो सॉल्यूशन दिया गया है कि रूफटॉप, छत खाली होती है वहां पर रूफटॉप लगा दीजिए, और ये कंपलसरी भी बनाया जा सकता है कि हर एक छत पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगा दिए जाएंगे। दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है कि जहां पर जो जमीन खाली है वहां पर हम लोग लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कहीं पर सपोज हॉर्टिकल्चर की जा रही है, तो हॉर्टिकल्चर में अच्छा खासा यहां पर हम लोग जमीन छुटा हुआ रहता है जिसमें हम लोग यूज कर सकते हैं सोलर पावर प्लांट को। इसके अलावा कोलोकेशन,
कोलोकेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट विद अदर लैंड यूज जैसे एग्रीकल्चर या ग्रेजिंग, जिससे कि हमारी जो लैंड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। और साथ ही साथ में अगर मान लेते हैं कि कहीं पर बंजर जमीन है, नहीं खेती हो रही है, तो वहां पर यूज किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ को लेकर के भी कुछ सोल्यूशन निकाले गए हैं, जैसे कि सिटिंग एंड डिजाइन को लेकर के। जैसे हम लोग साइट ले लेंगे कि कौन सी साइट है, कहां पर किस तरीके से वाइल्ड लाइफ जा रही है, फ्लोरा एंड फौना कहां पर है, और फिर जहां नहीं है, जहां नहीं पहुंच पा रही है, जहां चीजें फ्री है, वहां पर हम लोग यहां पर इस तरीके के एनर्जी सोर्सेज को लगा सकते हैं। दूसरी मिटिगेशनल टेक्नोलॉजी को लेकर के, जैसे हम लोग बर्ड और बैट फ्रेंडली टर्बाइन डिजाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा एनर्जी भी जाए और साथ ही साथ में वाइल्ड लाइफ को कोई खास नुकसान भी ना होने पाए। ग्रिड की इंटरकनेक्टेडनेस को लेकर के भी सोल्यूशन दिया गया है स्मार्ट ग्रिड के फॉर्मेट में। स्मार्ट ग्रिड क्रिएट करके हम यहां पर देख सकते हैं एक मिनिमम एनर्जी सोर्स जनरेट कर सकते हैं कि इससे ऊपर में अगर एनर्जी आती है स्टोर हो, अदरवाइज वो फिर ट्रांसमिट हो जाए। ट्रांसमिशन को एक्सपेंशन को लेकर के भी यहां पर कुछ सोल्यूशंस दिए गए हैं, जैसे ट्रांसमिशन की जो ग्रिड है उसको एक्सपैंड करना, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट की जा सकती है उसको हम लोग लोड सेंटर तक पहुंचा सके। फ्लेक्सिबल जनरेशन होनी चाहिए, सच एज नेचुरल गैस फायर्ड पावर प्लांट, इट कैन बी यूज्ड बैक अप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड प्रोवाइड रिलायबल एनर्जी। वही मिक्सिंग करने वाली बात है, जहां मिक्सिंग करके अल्टीमेटली चीजों को दी जा सकती है। कई तरीके की स्कीम गवर्नमेंट चला रही है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिलेटेड है, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन में 100 गीगावाट की एनर्जी को हमें इंस्टॉल करना है बाय 2022। इनफैक्ट इसको एक्सपैंड भी कर दिया गया है और ये जनरम के बेसिस पर, या जनरम की जो पुरानी स्कीम है उसी को लेकर के आगे बढ़ाया जा रहा है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा ये फंड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोर्सेज को लेकर के। दूसरा है नेशनल विंड एनर्जी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मेन मोटिव ये है कि 60 गीगावाट तक एनर्जी को हमें इंस्टॉल करना है बाय 2022। हालांकि इसको भी रिवाइज किया जा चुका है। इसे एक्सेलरेटेड विंड पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक और बहुत ही फेवरेट सी स्कीम है, दैट इज पीएम कुसुम। पीएम कुसुम का मतलब है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। किसानों की जो जमीन खाली है वहां पर सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इसे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा और साथ ही साथ में जो भी यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसका फार्मर सेल कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर सकते हैं और फिर एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। ये फार्मर की इनकम को डबल करने का जो एक एजेंडा था उसको भी लेकर के आगे उसको भी ये फुलफिल करेगा। लास्ट में है ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट। ये जो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर लगाए जा रहे हैं उससे फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा जो भी रूफटॉप सोलर लगाएगा उसे। कई तरीके के एक्ट भी यहां पर बनाए गए थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो गया जो कि 2003 में है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशनल कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेंगे उसको लेकर के यहां पर एक्ट में प्रोविजन किए गए हैं। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2005, यहां पर एक टारगेट सेट किया गया 15% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को जनरेट करना बाय 2022। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में यहां पर भी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री टू इंप्लीमेंट एनर्जी इफिशियंसी मेजर्स को लेकर के कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। कई तरीके के प्लान है, जैसे नेशनल एक्शन प्लान जो कि इन्वायरमेंट है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन जिसमें हम लोगों ने ग्रीन एनर्जी के बारे में डिस्कस किया। इसी तरीके से हम लोग टॉपिक आगे लेते आएंगे। बाकी कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज की डिटेल और डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम की डिटेल दी गई है। अपने हिसाब से चीज़ों को देख करके आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट्स के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।